द बॉयज का फाइनल सीजन फाइनली आ चुका है, जहां फिलहाल 2 एपिसोड्स रिलीज करे गए हैं और मानना पड़ेगा चीज़ें अभी से कुछ ज़्यादा ही डायबॉलिकल है। तो अगर आपने नहीं देखा तो स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूं, क्योंकि इस वीडियो में ना हर चीज़ का ब्रेकडाउन होने वाला है। वो डिटेल्स डिस्कस करी जाएंगी जो हो सकता है आपने मिस कर दी हो। तो मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत, आप देख रहे हो सुपर सुपर, और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तो ये सीजन 4 फिनाले के रफली 1 साल बाद शुरू होता है, यानी रॉबर्ट सिंगर के असैसिनेशन के 1 साल बाद। हम वॉर्ड इंटरनेशनल की एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग में हैं, और सबसे पहली चीज जो ध्यान से देखनी चाहिए वो है इस सीन की विजुअल लैंग्वेज, जहां पूरा स्टेज पेट्रियोटिक रेड्स, व्हाइट्स और ब्लूज में डूबा हुआ है, जैसे कि पता नहीं कौन सा मसीहा आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि होमलैंडर को अब एक कॉर्पोरेट एसेट की तरह प्रेजेंट नहीं किया जा रहा जैसा कि हमेशा से होता था, बल्कि उसको मसीहा की तरह ही प्रेजेंट किया जा रहा है। उसको जीसस ही बनाया जा रहा है, क्योंकि वो खुद के बारे में भी यही सोचता है। उसको लगता है कि कोई और गॉड नहीं है, वो खुद एक गॉड है और लोग उसी की पूजा करें। और यहाँ होमलैंडर स्पीच में ना स्टारलाइटर्स को पब्लिकली डोमेस्टिक टेररिस्ट का टैग भी दे देता है, जो कि दोनों एपिसोड में स्टारलाइट और उसकी टीम के लिए मुश्किलें पैदा करता है, जहां लोग उनको डायरेक्टली टेररिस्ट ही बोल रहे होते हैं। नंबर 2, उसी स्टेज के पीछे एनी ने इवेंट में फायर क्रैकर परफॉर्मर्स में से एक की डिस्गाइज में घुस चुकी है, और यहाँ से इस कैरेक्टर की कहानी चेंज होने वाली है, ऐसा राइटर बता रहा है। क्योंकि अगर ये पुरानी वाली एनी होती तो वो होमलैंडर को पब्लिकली और लीगली यानी प्रॉपर चैनल्स के थ्रू एक्सपोज करने की कोशिश करती। जो एनी यहाँ है उसने ये सब बिल्कुल छोड़ दिया है। वो एक तरह से डिसेप्शन ही यूज कर रही है, वो भी एनिमी की ड्रेस में। शो विजुअली कंफर्म कर रहा है कि उसने बुचर की मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, और इस चीज को ह्यूई सटली मेंशन भी करता है कि वो बुचर जैसी बनती जा रही है। और साथ ही में शो ये भी बता रहा है कि वो अब नई क्वीन मेव जैसा बिहेव भी कर रही है, वो उसी की तरह वेप भी कर रही होती है, और उसके सोचने का तरीका भी क्वीन मेव जैसा हो चुका है। तो कह सकते हैं कि हाँ, अब फाइनली एनी का कैरेक्टर आर्क कंप्लीटली चेंज होने वाला है, जहां वो बुचर और क्वीन मेव जैसी बहुत ज्यादा लगेगी। नंबर 3, यहाँ इस एपिसोड का पहला शॉक वैल्यू सीन आता है, जब एनी नीचे लड़ती है। उसके साथ वाला बंदा वॉट मेन फ्रेम हैक करके अनएडिटेड फ्लाइट 37 फुटेज, जिसमें होमलैंडर पैसेंजर्स को मरने के लिए छोड़ देता है, उस फुटेज को शेयर होल्डर रूम की स्क्रीन पर लाइव ब्रॉडकास्ट कर देता है। और यहाँ जो साइलेंस है ना, वो इतना ज्यादा लाउड है भाई साहब, सब डर चुके हैं कि हमारे सामने खड़ा बंदा शायद वो नहीं है जो हम सोचते हैं। और होमलैंडर की आंखें तुरंत रेड ग्लो करती हैं। यानी एक चीज तो क्लियर है कि ये बंदा अब खत्म है, मतलब बिल्कुल एज पर आ रखा है वो, और वो भी एपिसोड 1 में। वो यहाँ सबका हलवा बनाने वाला था, लेकिन सिस्टर सेज उसे रोक लेती है। तो अगर मतलब एपिसोड 1 में होमलैंडर का दिमाग इतना खराब है, तो लास्ट तक तो पता नहीं क्या होगा। एनीवे, होमलैंडर और सिस्टर सेज के बीच में जो पावर डायनेमिक है ना, ये सीजन के बाकी एपिसोड्स के लिए काफी कुछ सेटअप कर रहा है। नंबर 4, एशली व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में आती है, और यहाँ शो का टोन काफी ज्यादा रियल लगने लगता है। जो ओरिजिनल फुटेज पब्लिक हुआ था, उसके सिर्फ कुछ घंटों के अंदर वॉट ने उसे एआई जनरेटेड डीप फेक बोल दिया, और एशले बिना झिझक के ये नैरेटिव पुश कर देती है जैसे यही सच हो। और ये कितना डेंजरस है यार, मतलब ये रियलिटी है आज की दुनिया की, जहाँ एआई इतना एडवांस हो चुका है कि लोगों के डीप फेक्स बन रहे हैं, और जहां डीप फेक नहीं भी होगा वहां डीप फेक बोल दिया जाएगा बचने के लिए। एनीवे, जो फ्लाइट 37 वाली वीडियो थी, लोग इस वीडियो के ट्रेंड को फन वे में ले रहे हैं, जहां इस वीडियो पे रील्स बन रही होती हैं लिप सिंक वाली। नंबर 5, ये इस एपिसोड का बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है। तो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एशले रिवील करती है कि वो भी अब एक सुपर ह्यूमन है। आई मीन, लास्ट सीजन में उसने कंपाउंड व्हील लिया था, तो उसे मिली है टेलीपैथी, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उसके सर के पीछे एक सेकेंडरी पैरासाइटिक चेहरा उग गया है। ये चेहरा उसकी विग के नीचे छुपा हुआ रहता है। ये मेरे ख्याल से एक्सट्रीम स्ट्रेस मोमेंट्स में ही विजिबल होता होगा, आई थिंक सो, या मे बी शायद हमेशा रहता होगा। एनीवे, एशली मेंशन करती है सबके सामने कि ये पावर्स तो उसके पास में हमेशा से थी, लेकिन ये साफ झूठ होता है। तो यहाँ शो ने लिटरली एशली की इनर साइकोलॉजी को एक्सटर्नलाइज कर दिया। बेचारी हमेशा से परेशान और स्ट्रेस्ड ही रहती थी ये सब संभालते हुए, और अब तो वो वाइस प्रेसिडेंट ही बन चुकी है। वो अपने पूरे कॉर्पोरेट करियर में टू फेस्ड रही है। वॉट के लिए झूठ बोलती थी, जर्नलिस्ट से छुपाती थी, ये कॉर्पोरेशन जैसा चाहती थी एशले बिल्कुल वैसा करती थी और सरवाइव करती थी। अब वो जो डुप्लिसिटी है वो उसकी बॉडी पर फिजिकली ही आ चुकी है। मेरे ख्याल से कैरेक्टर कमेंट्री करने के लिए यहाँ बॉडी हॉरर को यूज किया गया है, जैसा द सब्सटेंस मूवी में हुआ था। नंबर 6, सीन फ्रीडम कैंप 47 में शिफ्ट होता है, जहां ह्यूई, एमएम और फ्रेंची कैदी हैं, और यहाँ का बैकग्राउंड डिटेल से भरा हुआ है। आई मीन, सबसे पहली बात, सब लोग होमलैंडर स्पेशल मील्स व्हाट अ बर्गर से खा रहे होते हैं। एक साइड पर लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है और दूसरी साइड पर कैजुअली ब्रांडेड फास्ट फूड खाया जा रहा है।
यहाँ शो दिखाता है कि वायलेंस इतना नॉर्मल हो चुका है कि उसके बीच भी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग चलती रहती है। और दूसरी चीज, फ्रेंची यहाँ द डीप की बुक डीपर पकड़े हुए दिखाई देता है। ये उसकी घोस्ट रिटन ऑटोबायोग्राफी है। इसका मतलब ये है कि इवन कैंप के अंदर भी वॉट का प्रोपेगेंडा सिर्फ बर्गर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि बुक्स के थ्रू भी पुश हो रहा है। एनीवे, फ्रेंची इस बुक को गलत पर्पस के लिए यूज कर रहा है, वो नहीं पढ़ रहा इससे कुछ। वैसे यहाँ पर एमएम ने जो हरकत करी है ना, ये इसका ओसीडी आखिर कहाँ गया? मतलब इतने सीजन से बताया जा रहा था कि उसे ओसीडी है, उसे चीजें ऊबड़ खाबड़ नहीं पसंद है, और यहाँ लगता है ओसीडी ठीक हो चुका है। नंबर 7, अगर ये गार्ड तुमको फेमिलियर लग रहा है तो हाँ, ये एमएम का आर्क नेमेसिस है, जो अपने बड़े हथियार से हमेशा एमएम को डराते रहता है। लव सॉसेज इनमेट्स को मार रहा है। पहले वो एक वियर्ड और थोड़ा कॉमिक टाइप कैरेक्टर लगता था, लेकिन यहाँ उसे एक एनफोर्सर की तरह यूज किया जा रहा है। एनीवे, इसके अलावा सिंडी वापस आ गई है सीजन 2 में, सेज ग्रोव सेंटर वाली वही टेलीकिनेटिक सूप जो लोगों को अंदर से फाड़ देती है। अब वो यहाँ गार्ड के रोल में है। इससे पता चलता है कि पहले जो अनस्टेबल सूप्स थे ना, उन्हें सिस्टम ने कंट्रोल किया और फिर अपने काम के लिए अब यूज कर रहे हैं। नंबर 8, तो यहाँ बुचर की एंट्री होती है। वो लंदन में अपने पिता से मिलने जाता है, और यहाँ क्लियरली तो नहीं दिखाया गया, लेकिन वो अपने बाप को मार नहीं आया, वो उससे बदला लेने आया है। उसका रैम्पेज यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि उसका बाप बड़ा ही कमीना था, अब्यूजिव था अपने दोनों बच्चों के प्रति, और अभी तो उसके बाप को कैंसर हो रखा है, लेकिन वो फिर भी शायद उसे मार ही देगा। नंबर 9, अब क्योंकि वो वीडियो सामने आ गया था, फिर उसको एआई बोल दिया, तो यहाँ होमलैंडर को फायर क्रैकर के साथ इंटरव्यू ही करना पड़ता है ताकि वो और ज्यादा प्रोपेगेंडा फैला सके। ये शो बनाया ही इसीलिए है, फायर क्रैकर को होस्ट भी इसीलिए रखा गया है। एनीवे, वो कहती है एंट्री लेते समय कि एलॉन के इंटरव्यू को शिफ्ट कर दो, यानी ग्रॉक एआई का मालिक एलॉन मस्क, और भी पता नहीं कितनी चीजों का मालिक है वो, लेकिन एलॉन मस्क का यहाँ पर नेम ड्रॉप हो चुका है। I won 8 o'clock at Jean-Georges. Tell him it's for me. Move that Elon interview to Thursday. नंबर 10, तो डीप और ब्लैक नॉयर का अब एक पॉडकास्ट चैनल भी है, जो कि ऑब्वियसली स्कूपकास्ट के आसपास भी नहीं है क्वालिटी के मामले में, लेकिन अगर सेट को ध्यान से देखो तो ये एक शिप या सबमरीन जैसा डिजाइन किया गया है। टेबल जो है वो रेडार जैसी है, बाकी चीजें भी सबमरीन के अंदर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वैसी लग रही है, और यहाँ पर एक ऑक्टोपस भी रखा हुआ है। नंबर 11, तो बुचर किमिको के पास जाता है, जहाँ किमिको एक बच्चे के साथ होती है। वैसे तो वो बोल सकती है, तो यहाँ पता नहीं क्यों इस बच्चे से बात नहीं कर रही है, मे बी वो बच्चा डेफ हो। तो बुचर किमिको को बता चुका है कि अब साथ मिलकर बचाना पड़ेगा फ्रेंची वगैरह को, तो वो एनी से मिलने आते हैं, और यहाँ किमिको बात कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा एक और अजीब चीज है। बैकग्राउंड में ये लोगो दिख रहा है, ये वन पीस के स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का लोगो है, यानी वन पीस इज रियल। नंबर 12, बुचर की रेस्क्यू प्लानिंग के दौरान वो द वॉर्म से मदद लेता है, एक सूप जो लिटरली एक टेलीविजन राइटर है। इस समय वो एक स्क्रिप्ट लिख रहा है, कौन से शो के लिए? रीचर के लिए, जिसमें एलन रिचसन है, और वो शो भी अमेजॉन का ही है। और यहाँ उसके रूम में जो पोस्टर्स है वो उन सूप्स के हैं जो ऑलरेडी शो में मर चुके हैं, जैसे कि क्रिम्सन काउंटेस जिसको सोल्जर बॉय ने मारा था, और पॉप क्लॉ जिसको ए ट्रेन ने मारा था। यहाँ वॉर्म ने मेस्मर की टी शर्ट पहनी हुई है, वही सूप जिसको हमने सीजन 2 में देखा था, जिसको बुचर बड़ी गंदी मौत देता है। यहाँ वॉर्म बातों बातों में मेंशन करता है कि वॉट ने अपने सारे राइटर्स को एआई से रिप्लेस कर दिया है। ये शो मेटा कमेंट्री कर रहा है उन स्टूडियोज पे जो एआई की हेल्प लेते हैं स्क्रिप्ट लिखने के लिए। नंबर 13, द वॉर्म किमिको की आंखों में सीधा देखते हुए कहता है, फिनालेज आर दी वर्स्ट। ये शो रनर एरिक क्रिप्के का ऑडियंस को सीधा आंखों में देखना है। यहाँ बताया जा रहा है कि फिनालेज कितने ज्यादा ब्रूटल होते हैं, और सब लोगों को खुश करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। ये शो सेल्फ अवेयर है, फनी है, और एक डार्क प्रॉमिस की तरह भी काम करता है। क्रिप्की तुम्हें बता रहा है कि हाँ भाई, ये फिनाले बड़ा दर्दनाक होने वाला है। ऑलरेडी बहुत जगह वो इंटरव्यू में ये बात मेंशन भी कर चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास बजट भी नहीं था बड़ी बैटल्स दिखाने का, और बहुत सारी डेथ्स भी होने वाली हैं, जो कि एक तो हो भी चुकी इस एपिसोड में। नंबर 14, तो फ्रीडम कैंप में रेस्क्यू तब केओस में बदल जाता है जब होमलैंडर वहां पर आता है और सबको मारने लगता है। उसने यहाँ फ्रेंची हुई और एमएम को हॉस्टेज बना रखा होता है, और वो एमएम के नाम पर जोक भी करता है। You never told me that this one's nickname is Mother's Milk. इसके बाद वो किमिको के 2 टुकड़े भी कर देता है, क्योंकि होमलैंडर को नहीं पसंद कि कोई औरत उसे गाली दे। इसके बाद जब स्टारलाइट वहां आके उसे ब्लाइंड कर देती है, तब वो गुस्से में हुई को ही पकड़ लेता है बिली बुचर को बाहर निकालने के लिए, और वो जोर से चिल्लाता है, ये कुछ वैसा ही साउंड करता है जब केविन स्पेसी का कैरेक्टर पुलिस स्टेशन आकर चिल्लाता है 7 मूवी में। No big surprise.
William! एनीवे यहाँ सबको बचाने ए ट्रेन आता है। वो सीक्वेंस जहाँ वो अपनी स्पीड यूज करके एसेंशियली टाइम फ्रीज करता है और ह्यूई को इवैक्यूएट करता है। जो लाइटिंग है, स्लो मोशन है, रेंडरिंग है, जिस तरह सब कुछ हुआ है इस रेस्क्यू सीन में, ये एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में इवान पीटर्स की आइकॉनिक क्विक सिल्वर सीन्स का डिलिबरेट फ्रेम बाय फ्रेम विजुअल होमाज है। शो खुल्लम खुल्ला दिखा रहा है कि वो क्या कर रहा है और ये काम करता है क्योंकि ए ट्रेन ने ना इस मोमेंट को अर्न किया है। ये उसका रिडेम्पशन है। नंबर 15, तो जो पूरा पहला एपिसोड है ना, ये उसका इमोशनल सेंटर है। ए सेंटर स्ट्रीट्स पे भाग रहा है, अपने डैमेज हार्ट को उसकी लिमिट्स तक पुश कर रहा है और तब एक औरत उसके सामने आती है। ये तो फुल सर्कल मोमेंट हो गया जी। जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, ए ट्रेन भागते भागते ह्यूई की गर्लफ्रेंड को मार देता है, लेकिन यहाँ ए ट्रेन वो गलती रिपीट नहीं करता। ये डिसीजन उसकी मोमेंटम छीन लेती है और होमलैंडर उसे पकड़ लेता है। तो ए ट्रेन एक ड्रग्ड एडिक्ट सेल्फिश इंसान से यहाँ इस मोमेंट पे खुद को कंप्लीटली रिडीम करता है, ह्यूई की जान बचाता है और एक हीरो की तरह मरता है। और सबसे कमाल की बात, वो मरते टाइम होमलैंडर की ईगो हर्ट करता है। ए ट्रेन होमलैंडर को किल का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी नहीं देता। नंबर 16, तो एपिसोड 2 शुरू होता है ए ट्रेन के स्टेट स्पॉन्सर्ड मेमोरियल से। होमलैंडर कैमरास के लिए ग्रीफ वाली परफॉर्मेंस दे रहा होता है। उसने इस आदमी को कुछ घंटे पहले मारा है, बताओ। वो रेजीम जिसने ए ट्रेन को मारा, वो उसकी मौत का नैरेटिव कंट्रोल कर रही है और इसे एक पीआर एसेट की तरह यूज कर रही है। मतलब उसके कॉफिन की ब्रांडिंग ही देख लो। नंबर 17, ओ फादर आता है और स्पीच देता है। वो एक सूप है, समैरिटन्स एम्ब्रेस मिनिस्ट्रीज का सीईओ है और एशली से एंगेज्ड है। ओरिजिनल गार्थ एनएस कॉमिक्स में ओ फादर एक माइनर विलन है जो केप्स ऑफ क्राइस्ट से कनेक्टेड है। शो ने उसे मॉडर्नाइज करके एक मेगा चर्च सीईओ बनाया है। तो अपनी स्पीच में वो एक्सप्लिसिटली ए ट्रेन की मौत को स्टारलाइट के डीमन पोजेस्ड मिनियंस पर ब्लेम करता है और उसके फॉलोअर्स को सैटेनिक बेबी ईटिंग कल्ट्स और ट्रांसजेंडर सर्जरी से जोड़ देता है। आई मीन ये शो अपना सटल भी नहीं रहा, सब कुछ खुलेआम बोला जा रहा है यहाँ पे। नंबर 18, जब ओ फादर हालेलुया चिल्लाता है ना, वो एक्चुअली एक पावरफुल साउंड वेव रिलीज करता है। उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि एशली की विग तक हिल जाती है। आई मीन उसके सिर्फ हालेलुया बोलने से। और ये ब्लास्ट होमलैंडर को एक सेकंड के लिए मतलब डिसओरिएंट ही कर देता है, ऑलमोस्ट हेलुसिनेटरी स्टेट में डाल देता है, जहां उसको आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट ब्लिंक एंड मिस डिटेल है। इस साउंड की फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेशन काफी सिमिलर लगती है उन वॉट वेपन से जो सीजन 2 में होमलैंडर और रायन को टेम्पररीली इनकैपेसिटेट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। अगर ये कनेक्शन इंटेंशनल है ना, तो इसका मतलब काफी खतरनाक हो सकता है। हो सकता है वॉट ने ओ फादर के पावर्स को एक बैकअप प्लान की तरह इंजीनियर किया हो, स्पेसिफिकली होमलैंडर के अगेंस्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में एशली का उसके साथ रिलेशनशिप भी रैंडम नहीं लगता है। ये पॉसिबल है कि उसे इंटेंशनली ऐसे इंसान के पास रखा गया हो जो एक लिविंग वेपन है। नंबर 19, बुचर के सेफ हाउस की बात करें तो यहाँ वो सूप किलिंग वायरस को रिवील करता है और प्रपोज करता है कि इसे रॉक हार्ड पर टेस्ट किया जाए, जो टीनेज किक्स का मेंबर है। केमिको का रिएक्शन यहाँ सबसे रिपल्सिव है क्योंकि उस पर पहले समीर शाह एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है। ये सिचुएशन उसके लिए पर्सनल ट्रॉमा ट्रिगर करती है। वो इतनी डिस्टर्ब्ड हो जाती है कि फ्रेंची को सीक्रेटली सजेस्ट करती है कि बुचर को मार देना चाहिए उसे रोकने के लिए। एनी और एमएम का स्टांस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। फ्रीडम कैंप्स का जो एक्सपीरियंस उन्होंने देखा है, उसके बाद वो इस पॉइंट पर आ गए हैं जहां उन्हें लगता है कि वायरस ही लास्ट ऑप्शन है। अब देखो, फ्रेंची ना इस प्लान के साथ में अग्री करता है, लेकिन इंटरनली उसका रीजन बड़ा अलग है। वो बुचर के साथ इसलिए जा रहा है क्योंकि सबसे पहली बात तो बुचर को फ्रेंची की जरूरत है ताकि वो उस वायरस को और ज्यादा पावरफुल बना सके। इसके साथ साथ फ्रेंची भी इनफ बायोकेमिस्ट्री सीख लेगा ताकि अगर कभी ये वायरस डिप्लॉय हो तो वो केमिको को उससे बचा सके। एक और इम्पोर्टेंट हिडन डिटेल यहाँ समीर शाह से जुड़ी हुई है। समीर की वाइफ विक्टोरिया न्यूमन को बुचर नहीं मारा है, लेकिन समीर को ये बात अभी पता नहीं है। नंबर 20, तो बात कर लेते हैं ये टीनेज किक्स टीम की कि आखिर ये क्या है। तो टीनेज किक्स टीम डायरेक्टली ओरिजिनल कॉमिक सोर्स मटेरियल से ली गई है। शो में इन्हें एक यूथ फोकस सुपर हीरो ब्रांड के रूप में प्रेजेंट किया गया है जो बेसिकली द 7 के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड का काम करते हैं। टीम के मेंबर जैसे कि जेट स्ट्रीक, शीलाइन और काउंटेस क्रो की कास्टिंग और प्रेजेंटेशन भी एक लेयर्ड रेफरेंस ही है। मतलब ये थोड़ा डीसी के टीन टाइटंस जैसा फील देती है। नंबर 21, होमलैंड का अंत कैसे होगा इस सीरीज में ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ हिंट्स तो मिल रहे हैं। जैसे कि ए ट्रेन कहता है कि अगर तुम्हारी पावर्स निकाल दी जाए तो क्या हो तुम।
और जैसे यहाँ सोल्जर बॉय से बात करते हुए वो खुद मेंशन करता है कि तुम क्या करोगे, मेरी पावर्स खत्म कर दोगे मुझ पे अटैक करके। मे बी तुम ऐसा कर पाओ, मे बी ना कर पाओ। और अगर इस सीन की बात करें तो देखो यहाँ पर जैसे डोर्स ओपन हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि होमलैंडर को स्प्लिट कर दिया गया हो, या मे बी सच में बाद में कर दिया जाएगा। वैसे अगर होमलैंडर सीरीज के एंड में बिना पावर्स वाला नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाएगा तो वो तो एब्सोल्यूट सिनेमा एंडिंग होगी कि भाई मरा नहीं लेकिन ह्यूमन बन गया, अब कोई उसे वर्शिप तो नहीं करने वाला। नंबर 21, सिस्टर सेज स्टीव को एड्रेस करती है और प्रेसिडेंट यहाँ पर क्लियरली वीक लग रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही दिखा देती है कि वो डिसीजन मेकर तो नहीं है। सेज सीधा फ्रीडम कैंप्स एक्सपेंड करने की बात करती है और स्टारलाइट सपोर्टर्स के अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन डेटा यूज करने का सजेशन देती है। प्रेसिडेंट का रिएक्शन भी काफी बढ़िया है। वो तुरंत पूछता है कि क्या उसे इन सब कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस के लिए इम्यूनिटी मिलेगी। मतलब उसे पता है कि हाँ जो हो रहा है वो इलीगल है, लेकिन बंदा अपनी सेफ्टी पहले इंश्योर कर रहा है। और फिर होमलैंडर सोल्जर बॉय के साथ में वहां पर एंट्री लेता है। होमलैंडर सीधा फुल पार्डन डिमांड करता है सोल्जर बॉय के लिए और प्रेसिडेंट से मैनहट्टन ड्रिंक भी बनवाता है। आई मीन वो रिक्वेस्ट नहीं करता, वो नेगोशिएट नहीं करता, बस बोलता है कि ये होना चाहिए। नंबर 22, तो ह्यूई बुचर को वार्न कर रहा होता है कि तेरी वजह से एनी मारी जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। यहाँ क्लियरली ह्यूई वर्सेस बुचर का आर्क सेटअप किया जा रहा है। हो सकता है बुचर इतना ईविल बन जाए कि ह्यूई को उसे मारना पड़े। एनीवे यही बात चल रही होती है, तभी सोल्जर बॉय ट्रैक कर लेता है बुचर को। होमलैंडर मेंशन करता है कि यू आर द बेस्ट ट्रैकर और उसी ने भेजा है सोल्जर बॉय को बुचर को ट्रैक करने के लिए। तो एक्चुअली में बुचर ने उसी नाम के अंडर कार रेंट करी जो नाम उसने हीरोगैज़म एपिसोड में यूज किया था सोल्जर बॉय के सामने। यह इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि सोल्जर बॉय को पता चल चुका है कि होमलैंडर ने उसका यूज किया है। वो फिर भी उस फैक्ट को इग्नोर करता है। उसके मन में उसे पता है कि हाँ होमलैंडर ने यूज तो किया है, एक वायरस के अगेंस्ट भेज दिया सोल्जर बॉय को, लेकिन बुचर उसका ज्यादा बड़ा दुश्मन है, इसलिए वो बुचर के पीछे पड़ जाता है पुराना हिसाब बराबर करने के लिए। नंबर 23, तो जब सोल्जर बॉय इस हाइडआउट में पहुंचता है जहां एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, वह फ्रेंची वायरस को एक्सपोज कर देता है। अब ये वायरस रॉकहार्ड को तो एक्सप्लोड करके मार ही देता है, वही जेट स्ट्रीक पे भी इसका असर बड़ी रैपिडली होता है, वो भी मर जाता है। और सोल्जर बॉय पे धीरे धीरे असर होता है और सोल्जर बॉय बस बेहोश होता है। नंबर 24, होमलैंडर सीन पर आता है, लेकिन इस बार वो कैमरास के लिए इमोशनल एक्ट नहीं कर रहा होता। वो सच में दुखी होता है कि सोल्जर बॉय यानी उसका बाप मर गया, किसी ने उसे मार दिया। फैजल, तेरे बाप को मार दिया कोई, तेरे बाप को मार दिया कोई। लेकिन मिड क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि सोल्जर बॉय ही अंडरटेकर है। जिस तरीके से वो उठता है बड़ा ही क्रीपी था, जैसे कि वो कोई ज़ॉम्बी हो। और अगर उसकी पावर्स फुल पोटेंशियल पर होंगी ना तो भाई होमलैंडर तो गया, क्योंकि वायरस के अगेंस्ट उसी ने भेजा था उसे, पता होते हुए भी। सोल्जर बॉय को पुराना वर्जन कंपाउंड वी यानी V1 दिया गया था। जो वायरस बनाया गया है वो मॉडर्न कंपाउंड वी को टारगेट करता है। इसका मतलब हो सकता है कि V1 वाले जो सूप्स है उन पर ये वायरस का इफेक्ट कम हो या बिल्कुल ना हो। और अगर होमलैंडर को ये बात पता चल गई ना तो उसका नेक्स्ट मूव बड़ा ही ऑब्वियस है। वो खुद को V1 से इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा और अगर सक्सेसफुल हो गया तो वायरस यूजलेस हो जाएगा और बॉयज के पास कोई बैकअप प्लान नहीं बचेगा। तो एपिसोड यहीं पर एंड होता है और मेरे ख्याल से इस एपिसोड ने काफी अच्छे से फाइनल सीजन को सेटअप कर दिया है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसी और कौन सी मजेदार डिटेल्स थी जो हमसे मिस हो गई। और आज के इस ब्रेकडाउन में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और ब्रेकडाउन हर वीक आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीपल, यू आर सुपर सुपर, पीस।